हो गया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आपके साहिल मैदान सर के साथ आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बाद अब हम लोग सेकंड शिफ्ट का जो आपका अभी एग्ज़ाम ओवर हुआ है उसके एनालिसिस के लिए आप लोग के समक्ष आ चुके हैं। अभी आपको मेरे लेफ़्ट साइड में एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 8810415267। इस नंबर के ऊपर आप लोग जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हम लोग आपके साथ आगे कैसा क्वेश्चन आया पहली शिफ्ट में उसको भी बताएंगे। अभी जीएस में भी कुछ डिस्कशन करेंगे, मैं रीजनिंग में बताऊंगा, बाकी अभी अभिनंदन सर मैथ्स में भी जुड़ेंगे सब लोग। तो एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट शिफ्ट के और बाकी जो सेकंड शिफ्ट में निकलते ही आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। हम लोग बच्चों के साथ कॉल से भी कनेक्ट होना चाहेंगे। तो जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, अगर आपके पास फ़ोन आपको मिलता है उसके बाद आप इस नंबर पे कॉल करके अपने एग्ज़ाम का क्या एक्सपीरियंस रहा, किस टाइप के क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आप लोग को टफ़ लगे या इजी लगे, जो भी लगे, आगे आने वाली शिफ्ट्स के बच्चों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। जी सर। तो डेफिनेटली यार मेहनत करी आप लोगों ने 1 साल और अब वो दिन स्टार्ट हो चुके हैं जब मेहनत रंग लाएगी। आपके एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। हमने अभी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर भी आए थे। तो एनालिसिस से फ़ायदा क्या होता है कि जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट लेवल कैसा आ रहा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम देकर अभी आप बाहर आ रहे हो तो आपके सामने एक नंबर है, उस पर फ़ोन कीजिए। अगर आपका शिफ्ट 1 में भी अगर आपका पेपर था तब भी आप फ़ोन कर सकते हो ये बताने के लिए कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्वेश्चन कैसे आए थे। तो समझो कि आप अपने दोस्तों की, भाइयों की, फेलो एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहे हो। सही बात। अगर आपसे मैं ये पूछूं, अगर हमने जो फर्स्ट शिफ्ट की बात करी, पेपर का लेवल मॉडरेट लगा। सर बताइए, मैं तो कहूँगा वो ज़्यादा हाँ, अच्छा है। राइट। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं जीएस के टॉपिक्स बच्चों के लिए लेके भी आया हूँ। और देखो, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में आया है वही एग्जैक्ट आएगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया लगता है कि ये चीज़ें आएंगी और डेफिनेटली वो चीज़ आती भी हैं। जैसे सर अब आर्टिकल है तो अब आर्टिकल एक तो डेफिनेटली इतने सारे आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल, कोई ना कोई आर्टिकल तो आ ही जाएगा ना। और सर ये तो हम बच्चों को बोलते ही हैं कि जैसे आप बोलते होगे कि आपने पेपर फोल्डिंग इमेज पढ़कर ही जाना है। अब क्वेश्चन बदल के आएगा लेकिन वो टॉपिक आएगा, तो फटाफट टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल। जीएस के अंदर फ़ायदा क्या होता है कि जीएस में जैसे आर्टिकल है तो आप उसको आधे घंटा बैठ के जो नोट्स बनाए होंगे तो उसको रिवाइज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा जो बच्चों से बात हुई हमारी उसके बेसिस पे जो मैंने थोड़ा सा एक नोट्स कंटेंट बनाया है उसकी ज़रा बात कर लेते हैं एक बार कि जीएस में क्या क्या चीज़ पूछी गई हैं जो कि डेफिनेटली आगे भी पूछने को मिलेंगी। तो अगर हम सिर्फ अभी जीएस की बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन आया था एक प्रार्थना समाज से। जिन जिन बच्चों का अभी आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा बनाई गई। आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा ये आपकी इसकी स्थापना करी गई थी। 1867 बॉम्बे में इसकी शुरुआत करी गई थी। अब सर इसमें जानने वाली बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर तो हमसे प्रार्थना समाज पूछ लिया, तो क्या अगली बार भी या नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर भी प्रार्थना समाज ही आएगा? नहीं। क्या आएगा? हो सकता है कि आपसे ब्रह्म समाज को लेकर क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है कि आपको आत्मया समाज को लेकर आपको क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है ना। हो सकता है कि आपसे दयानंद सरस्वती को लेकर क्वेश्चन पूछ लें, यानी कि आपसे जैसे आर्य समाज को लेकर क्वेश्चन पूछ लें। तो जितने भी हमारी सोशल मूवमेंट रही हैं या हमारी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रही हैं, मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट में आप उनको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाओ, क्योंकि देखा गया है हमेशा एसएससी के एग्ज़ाम में कि जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, उसी से आगे चल के आपको टॉपिक डेफिनेटली आता ही है। जैसे नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक इसके बाद जो हमें देखने को मिला वो ये था। इस टॉपिक के बाद जैसे आपसे एक नील दर्पण ये पूछा गया, नील दर्पण कि नील दर्पण
एक बंगाली लैंग्वेज का प्ले है। ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया? तो दीन बंधु मित्रा के द्वारा ये लिखा गया था। इंडिगो रिवोल्ट की बात भी इसके अंदर करी गई थी नील दर्पण को लेके। जैसे इसी के साथ साथ आपका जो आर्टिकल्स की बात आपसे मैं कर रहा हूं, एक आर्टिकल पूछा गया था पंचायत को लेके। तो पंचायत का आर्टिकल, एक काम करो आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पंचायत का आर्टिकल क्या होता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछा गया है। एक आपसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा गया है। तो हमने जितनी भी क्लासेस जीएस के अटेंड करी हैं, चाहे आप मेरे से पढ़े हो, नदीम सर से पढ़े हो, आपको, हाँ जी, चाहे सर आपसे पढ़े हैं, आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स, आपको ये सारे के सारे पॉइंट डेफिनेटली आपको क्लासेस के अंदर कराए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पॉइंट नहीं कराए गए हों। और इस बार का जो मैं जीएस के पोर्शन की बात तो कर सकता हूं कि जीएस के पोर्शन ऐसा आया है कि जो बच्चा पढ़ाई करके गया है वो ये नहीं कहता कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। वेरी गुड, वही आया। हाँ जी, जैसे बच्चे ने बताया कि ये आर्टिकल 40 पंचायत की बात करता है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, आर्टिकल 54 क्योंकि मेरे ख्याल से इलेक्शन को लेकर क्वेश्चन आया था। अब ये नहीं है कि यही 3 आर्टिकल आएंगे, आपने प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल पढ़ के जाने हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बहुत अच्छी चीज भी लेके आया हूँ। राइट सर, राइट। अच्छी चीज क्या है, अभी बस 1 सेकंड ये देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे एग्जाम एनालिसिस चल रहे हैं शिफ्ट वाइज, हम उसके लिए कुछ एक और अच्छी चीज भी कर रही है हमारी बैकएंड की टीम। एक सेकंड सर, आप अगर माइक ले लीजिए। हमारी बैकएंड की टीम, जैसे देखिए अभी हम शिफ्ट 1 की बात करें तो आप लोग एक काम कर सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। क्या सर्च किया था हमने? हाँ वही है, लिंक ही है, एसएससी सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीजीएल 2024 फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। नहीं रुक जाओ ना, अभी हो जाएगा। अब इधर देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्जाम एनालिसिस हुआ है उसके देखिए सर, इसमें सारे क्वेश्चन भी आ गए। बढ़िया, सबसे अच्छी चीज़ है ये, हाँ कि आज के पेपर का लेवल देखो, जैसे मैथ्स इजी टू मॉडरेट रही है, उसके बाद रीजनिंग की बात करता हूँ तो मॉडरेट आई है आज। इंग्लिश जो है आपका सबसे इजी, आज के फर्स्ट शिफ्ट में सबसे इजी अगर कोई चीज़ आई है तो इंग्लिश आई है। उसके बाद ओवरऑल जीएस जो है आपका इजी टू मॉडरेट है, तो ओवरऑल जो है वो इजी से मॉडरेट पेपर आया है। अब यहाँ देखिए सर, सबसे अच्छी बात क्या है ना, मैं क्यों लाया ये देखिए, इन्होंने गुड अटेम्प्ट्स भी बताए हमारे टीम ने, बैकएंड ने, कि ये बिल्कुल मैथ्स में, मैथमेटिक्स में अगर आप 18 से 20 अटेम्प्ट कर रहे हो, यस, और बच्चों ने कहा भी था सर, यस ऐसा ही बोल रहे थे कि 17-18 इजीली डुएबल है और बाकी में कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है। तो हम बिल्कुल एवरेज लेके चले ना, बिल्कुल तो 18-20 अटेम्प्ट कर पाओगे। रीजनिंग में 20 से 21, मतलब सर मॉडरेट थी, इसीलिए देखिए ऐसा, हाँ यस रीजनिंग मॉडरेट आई। इंग्लिश इजी आई है, इसलिए 20 से 21 यहाँ पर भी, में यहाँ पर सर 21 से 22 लिखा है, बट वो 18 20 17 आप 15 17 21 से 22 को आप मतलब 18 के आसपास का 15 से 18 के बीच में मानकर चलो। बिल्कुल। तो अगर ये 79-84 कह रहे हैं तो मानकर चलो कि एवरेज स्टूडेंट 75 से लेकर 80 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बात करने पे पता लगा सर हमें कि लोगों ने 75 भी करे हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छे, 2-3 बच्चों ने 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे हैं, राइट। तो ये चीज भी काम आएगी। अब यहाँ टॉपिक वाइज भी बताया है। थोड़ा सा आप बताइए एक बार रीजनिंग के बारे में। सर मैं इसको ला, भी जीएस में आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे। राइट। तो जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो रीजनिंग के अंदर सिलॉक्स के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, और कोडेड ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, रैंकिंग के 2 क्वेश्चन। मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, मिरर इमेज का भी क्वेश्चन आया है, मिरर इमेज का भी जो है आपके पेपर में 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में तो काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं था, बट सेकंड शिफ्ट में काउंटिंग ऑफ फिगर का भी क्वेश्चन देखने को मिला है। जी सर, अब आ जाइए देखिए सर, जीएस में आपको पूरा 5 ईयर प्लान ये देखिए सर, अब आपको बिल्कुल भी नहीं काफी अच्छे से जीएस का बताया हुआ है। यस, तो देखो जीएस के अंदर बताया है इन्होंने कि 5 ईयर प्लान्स को लेकर क्वेश्चन आए हैं। बच्चे को मैं आता है कि 5 ईयर प्लान्स में क्वेश्चन क्या आते हैं। इसमें से आपका टारगेट पूछ लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, इसमें आपका पूछ लेते हैं कि उस समय का पीएम या उस समय का प्रेसिडेंट कौन था। बिल्कुल। आपसे पूछ लेंगे कि उस समय का मतलब टोटल ग्रोथ क्या रही, या टाइम पीरियड ईयर क्या था।
जैसे आर्टिकल आपका आर्टिकल कह रहा हूँ मैं 5 ईयर प्लान का पहला 51 से लेकर 56 तक हुआ, तो जो टाइम पीरियड है वो पूछ लेते हैं। रिलेटेड टू आपका यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ आईटी के आईटी का मिनिस्टर कौन है, नील दर्पण को लेकर क्वेश्चन आप बातों में कर रहे थे अभी। 226 को लेकर क्वेश्चन आया कि 226 आर्टिकल हमारे हाई कोर्ट को रिट जारी करने का एक अधिकार देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे इसका रिट पूछ लिया है ना, तो ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुदर्शन लेक कहाँ पे है, लता मंगेशकर को कौन सा अवार्ड मिला, आपका जैसे प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा इनकी स्थापना करी गई है। तो जैसे हम बात अभी कर भी रहे थे, डेफिनेटली हमने चीज़ को समझने का ट्राई किया था ये वाला, कि जैसे हमने यहाँ पर ये बात करी थी कि यहाँ पर नील दर्पण को लेकर क्वेश्चन आया है, तो ऐसे ही जो बाकी प्लेज हैं उनको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर हमने प्रार्थना समाज की बात करी थी, तो बाकी समाज को लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो जो टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं या आपको आर्टिकल दिख रहे हैं, आपने इनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी करके जानी है। जैसे आपने अभी आप यहाँ देख रहे थे इसमें, तो यह सारे टॉपिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर, तो सारे स्टेट का एक बार सीएम पढ़ लेना। अच्छा, तमिलनाडु का क्यों आया, रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि अभी लास्ट 2-3 सालों से तमिलनाडु को लेकर बात चल रही है कि भाई कैपिटल क्या होगी, क्या रहेगा, और कहीं ना कहीं तमिलनाडु को न्यूज़ में दिखेगा। आंध्र प्रदेश आपको न्यूज़ में दिखा होगा। तो न्यूज़ वाली चीज़ें आती हैं, जैसे ग्राम पंचायत का आर्टिकल आया, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आया, साइंस से फॉर्मिक एसिड का इन्होंने केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया होगा, एफडीआई की फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी कंटेंट की टीम ने काम किया है। तो अगर कंटेंट की टीम से मुझे कोई सुन रहा है तो भाई शाबाशी आप सब लोगों को, वेरी गुड वर्क। मतलब सर आपके लिए भी क्वेश्चन हाँ, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है। ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा हो गया कि भाई मैं भी यहाँ से देख के थोड़ा बच्चों को एक्स्ट्रा करा दूंगा। तो इसके बाद मेरे पास मैथ का टॉपिक है, अभिनंदन सर, और मैथ के हमारे यहाँ पर बिल्कुल मालिक आ चुके हैं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो मैथ्स का आपका पेपर मॉडरेट रहा है, और जो होना भी चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि पेपर बहुत टफ आना चाहिए। अगर पेपर बहुत ही टफ आ जाए तो वो बच्चों को बेनिफिट नहीं होता जो बच्चे तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि उनको ये हो जाता है कि भैया हमने तो जो पढ़ा था है ना, वो हमारे उससे भी ऊपर ही निकल गया, अब कोई फायदा ही नहीं है। और जो मान लो अगर पेपर इजी आ जाए, अब तो जो बच्चा ना भी पढ़ के गया हो वो भी कहता है कि मैं भी करके आ गया, तो तेरा पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ। तो पेपर मॉडरेट प्लस रहना चाहिए, जो कि रहा है। अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन देखने को मिला, और सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी समय बाद देखने को मिला है, और आपको इसमें एक क्वेश्चन डिस्काउंट से रिलेटेड भी मिला है ना। तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिल गए सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंट से। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिला, परसेंटेज से। प्लीज एक बार लाइव में आपके पास जी जी सर, बात को लाइव आप बात कराइए। हेलो, हाँ जी बच्चा, क्या? जिस बच्चे का हमने शॉट डाला था ना, वही बच्चे में लाइव दे रही है, ठीक है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, जी मैम। हेलो हेलो, हाँ जी बच्चा, कैसा हो गया आपका एग्जाम? सर, एग्जाम तो अच्छा गया है। कैसा रहा, मतलब ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न आपने कितना अटेम्प्ट किया? तो मैंने 80 अटेम्प्ट करे हैं, और ओवरऑल तो इजी था, बट कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जहाँ पे मतलब हल्का सा थोड़ा लेवल हाई था, कुछ क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस का आपका लेवल आप कह रहे हो कि हाई था? हल्का सा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन आप मैथ्स में मान सकते हो, कैलकुलेशन में। और अगर आप रीजनिंग में पूछोगे सर, तो वहाँ पर एक जो होता है ना क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन कि इसको ये बोलते तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पर थोड़ा लेवल डिफिकल्ट था। अगर मैं मैथ्स में बात करता हूँ तो मैथ्स में आप मैथ्स में मतलब कितना, अगर हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक और एडवांस से बराबर क्वेश्चन थे, या फिर अर्थमेटिक ज़्यादा था या एडवांस ज़्यादा था? सर, ये चीज तो मतलब मैं उतना एनालिसिस नहीं कर पाई वहाँ पर। अच्छा। पर अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से टॉपिक से थे, तो सर मैं वो बता सकती हूँ बिल्कुल। तो आप हमें बता दीजिए, रेशो से क्वेश्चन होगा, रेशो से। हाँ जी सर, रेशियो से था। एक क्वेश्चन था सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज कर रखा था, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में था, मतलब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब दे रखा था। अच्छा, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में था, ठीक है ये। यस सर, और एक इसी मतलब आइडेंटिटी में एक और क्वेश्चन था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का यूज करके
वैल्यूज अलग थी उसकी। अच्छा, मतलब उसकी- फ्रैक्शन के फॉर्म में था। ठीक है। उसमें हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी थी। अच्छा, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में था वो। ये सर एल्जेब्रिक फॉर्म में था, हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी थी, उसमें वैल्यूज दे रखी थी अलग अलग। ठीक है, और आपके ध्यान हो प्रॉफिट एंड लॉस से? तो प्रॉफिट एंड लॉस से था, एक क्वेश्चन था कि उसने पहले 80% लॉस पर बेचा उसने सामान, ठीक फिर है। उसी को उसने 130% प्रॉफिट, मतलब 30% प्रॉफिट पर बेचा। तो हमें ओवरऑल उसका प्रॉफिट बताना था या लॉस बताना। अच्छा, हमें ओवरऑल उसका प्रॉफिट बताना था, ठीक है। और इसी तरह से डिस्काउंट से आपका क्वेश्चन? सर डिस्काउंट से सर वैसे तो नहीं था, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फॉर्म में तो नहीं था। अच्छा। बाकी अगर ये जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें मतलब वो ऐसे आपका ठीक डिस्काउंट था। है। और अगर हम 3D से बात करते हैं, 3D से? 3D से सर उसमें सिलेंडर का डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा था, वैल्यू दी थी, यानी कि एचबी था और आरबी गिवन था, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगा के उसका वॉल्यूम बताना find था, out करना ठीक है। था। और अगर हाँ जी। 2D में बात करते हैं? सर सर्कल से एक क्वेश्चन था, उसमें हमें सेक्टर की लेंथ दे रखी थी, उसके बाद हमें उसका एरिया बताना था सेक्टर का। ठीक है, मतलब सेक्टर की आपको लेंथ दे रखी थी और एरिया आपसे उसका लेंथ पूछा और था। रेडियस, हाँ लेंथ और रेडियस गिवन था, उसमें पहले हमें थीटा निकाल के एंगल निकाल के फिर उसी का हमें यूज करके ठीक है। उसका एरिया निकालना था। और कोई हमारा जैसे मान लीजिए ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल? सर ट्रायंगल में यूज था कि क्वेश्चन फॉर्म में था, हमें उसको पढ़ के डायग्राम बना के हमें बताना था कि ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अच्छा, मतलब सिमिलर ट्रायंगल नहीं पूछ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी वाला पूछ रहा है वो। ये सर सिमिलैरिटी नहीं था, कॉन्ग्रुएंट था उसमें। कॉन्ग्रुएंसी में हमें मतलब ट्रायंगल की साइड्स और वो सब देखना था कि कैसे सीक्वेंस रखना है। ठीक है, ठीक है। और आपके कुछ और ध्यान आ रहा हो मैथमेटिक्स का? तो मैथमेटिक्स में मतलब वही अगर हम उसकी टाइम एंड वर्क? डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क में सर टाइम एंड वर्क नहीं था, उसमें पाइप वाले क्वेश्चन थे। पाइप, अच्छा ठीक है, पाइप एंड सिस्टम वाला, ठीक है। था कि पहले हमने तीन पाइप थे, तीन पाइप थे, जी। तीन पाइप का यूज करके पहले हमने दो पाइप को ऑन करा, फिर दोनों में से एक को बंद कर दिया और एक स्टार्ट रखा। जी। ऐसी क्वेश्चन था मतलब इस काफी तरीके से था। मतलब। और आपने मैथमेटिक्स से अगर बात करें 25 में से कितने आपने अटेम्प्ट किए मैथ्स में? तो मैंने 24 अटेम्प्ट करे हैं। तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। इंग्लिश के बारे में पूछ लीजिए। हम बात कर ले तो सर ओवरऑल लेवल इजी की तरफ से था, मतलब ज्यादा इंक्लाइन इजी की तरफ से था। ओके क्योंकि ओके सर जीएस को मैं लेके इतनी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जीएस मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसीलिए। ठीक है। आपका इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? सर इंग्लिश का भी मेरा काफी अच्छा रहा। ठीक है। आपको इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है? एक चीज छोटी सी मुझे बताइए, वॉइस और नरेशन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन थे या फिर केवल वॉइस था या केवल नरेशन था? सर सिर्फ एक्टिव और पैसिव ही था, ये मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं था उसमें। ठीक है। वॉइस से कितने क्वेश्चन थे, एक या दो? सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, बाकी एरर से क्वेश्चन थे। मतलब एरर में अगर हम टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में विल के साथ हैड लगाया हुआ था, तो वहाँ पे वो एरर था। और सेकेंड था उसमें कि स्पेलिंग से था, डेफिनेटली की स्पेलिंग हमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट वाली सिलेक्ट करनी थी। सेंटेंस में यूज कर रखी थी डेफिनेटली की स्पेलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपको इंग्लिश में वोकैब कैसी थी? सर वोकैब इजी थी, और एक स्ट्राइक के बारे में पूछा था कि अ पर्सन हु हैज मतलब जो गुड और बैड के बारे में उसको नहीं पता रहता, उसको फील नहीं होता, तो स्ट्राइक उसका आंसर था। ठीक है, यानी बेस्ड ऑन पर्सन था। यस सर। और अगर हम सर क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो वो भी ज्यादा टफ नहीं था। मतलब एक होता है ना कि लेंदी आता है, हाँ तो जी। ज्यादा लेंदी नहीं था, 5 to 6 लाइन्स का ही था। ओके। और ऑप्शंस भी ऐसे नहीं थे कि ज्यादा आपको कंफ्यूज करे, प्रीपोजिशन बेस पे था और कुछ वोकैब बेस पे था। ठीक है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल था। यस सर। ओके ओके। इसके अलावा अगर हम बात कर लें फिलप्स की, तो फिलप्स के क्वेश्चन कितने थे? फिलप्स में सब फिलप शायद सा 1 ही होगा, मुझे ये याद नहीं है। ठीक है। आप एक छोटी सी मुझे बात बताइए, ओवरऑल आपने इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? सर मैंने ओवरऑल 24 करे हैं, उसमें मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बाकी सब मतलब आई वाज एबल टू डू। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप छोटी सी बात बताइए, ईडियम्स कुछ याद आ रहा है आपको? कैसा ईडियम था, कहाँ से, कुछ थोड़ा सा आप हिंट कर दीजिए आसपास। तो मुझे एग्जैक्ट
ईडियम तो याद नहीं है, मैं कोशिश कर रही थी याद करने की पर हाँ वो होता है, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई इशू नहीं। आप थोड़ा सा कुछ जीके के बारे में एक दो क्वेश्चन, कुछ टॉपिक आपको याद रहा हो तो एक बार जीके का भी बता दीजिए। सर जीके में फेस्टिवल से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि छठ पूजा को लेके क्वेश्चन था, जी जी प्लस में 2011 की सेंसस से क्वेश्चन था कि फीमेल का पार्टिसिपेशन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है। फेस्टिवल से क्वेश्चन आया है और सेंसस से क्वेश्चन आया है। सेंसस से है, आर्टिकल से क्वेश्चन था, बट आर्टिकल से मतलब ज्यादा इजी नहीं था क्योंकि उसने ऑप्शन से 1 2 3 2 6 आपको आर्टिकल याद है कौन सा था? सर मुझे जो लाइन लिखी हुई थी ना वो समझ नहीं आया कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तो उसमें Statement- मैंने वो इसलिए दिया, आंसर नहीं करा सर मैंने उसका। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ये सर स्टेटमेंट बेस का मतलब यूनियन के बारे में वो डिस्कस कर रहा था कि Statement वाला यूनियन था। पावर के बारे में, और ऑप्शंस थे वैसे मुझे दिखे नहीं तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा सर। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए थे? ज्योग्राफी से कोई पीक का आया हो, हिल का आया हो, रिवर का, लेक का आया हो? नहीं सर, नहीं मुझे नहीं ऐसे याद है अच्छा। सर। मैं हिस्ट्री का बता सकती हूँ। बताइए, History में बताइए। था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो साउथ में करा था, आक्रमण करा था, वो कौन से मतलब किसकी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब 4 ऑप्शन देश के नाम दे रखे थे, अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन आया था एक। देवगिरी और ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे रखे थे उसमें। और कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको याद हो? सर जीएस में बाकी करंट अफेयर्स से थे कि कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करा था कुछ और एक- साइट से थे। कुछ एक बेसिक आइडिया करंट अफेयर कितना आया हो? कुछ एक बेसिक आइडिया। नहीं सर मुझे इस पर नहीं याद है सर, मैं रीजनिंग का बता सकती हूँ आपको। हाँ रीजनिंग का दे, चलो आपको जो याद है वो बताइए, बढ़िया कोई बात नहीं। सर रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे, वो जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन हाँ, होता है हाँ, ठीक है, उसके ठीक बेस है। पे हम करते हैं, तो उसके 2 क्वेश्चन थे, मतलब 2 ऑप्शन, 2 में से मैथमेटिकल ऑपरेशन था, उसी के बेस पे हमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करना था। ठीक है, ठीक है। बाकी था कि इसको ये बोलते हैं, मतलब जैसे इट इज बैड को कुछ लिख के रखा था, इसको ये बोलते हैं, इट इज गुड इसको कुछ ये Coding बोलते हैं, तो decoding हमें ना? उसमें यस सर, इट क्या आपको बताना था कि क्या कोड है। कितने थे कोडिंग के क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन थे सर। 2 क्वेश्चन, ओके। सीरीज और से सर कितने? जो प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन होते वो नहीं आए थे। अच्छा। जो प्लेस वैल्यू से हम निकालते हैं ना हाँ, हाँ। क्वेश्चन या फिर हम वो वाले क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा आपका सीरीज, सीरीज का लेकर क्वेश्चन आया था बेटा कोई? नंबर या लेटर? सीरीज को यस सर, सीरीज में था सर एक ऐसे था कि क्या नंबर सीरीज थी या क्या था? दोनों रहा होगा। सर नंबर 27 है, फिर नंबर नेक्स्ट series सेक्शन 30 है, फिर अच्छा, 33 ठीक है, है। 33 का लेकिन वो कैसे, क्या ये बता पाओगे आप कैसा कॉन्सेप्ट था, उसको सॉल्व किया होगा तो स्क्वायर था, क्यूब था, डिफरेंस में सिंपल था? अच्छा सिंपल डिफरेंस पे था, ठीक है। और ब्लड रिलेशन से? सर ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, जैसे हम दे देते हैं ना कि A+B को ये बोलते हैं, Coded A- form का, B को ये coded बोलते form, हैं। coded form हो गया। Coded सर, coded form में था। अच्छा, अच्छा। और फिगर वाले से? तो फिगर कुछ फिगर को लेकर क्वेश्चन आया हो? ट्रायंगल काउंटिंग के क्वेश्चन। Triangle counting आया था सर। ट्रायंगल काउंटिंग कोई पेपर फोल्डिंग इमेज या मिरर इमेज आया हो कुछ? सर पेपर फोल्डिंग भी था, मिरर इमेज में सर वो था एक वर्ड लिखा हुआ था, उसकी आपको मिरर इमेज बतानी थी। अच्छा मिरर इमेज था, पेपर फोल्डिंग इमेज भी था? पेपर फोल्डिंग भी था एक, मतलब ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक पेपर फोल्डिंग हो गया दो और एक मतलब mirror इमेज वाले 2 image। क्वेश्चन हो गए। ठीक है। वैसे इमेज के क्वेश्चन कितने थे, कुछ आइडिया याद है? इमेज वाले कितने? हाँ सर मेरे हिसाब से मुझे 2 क्वेश्चन याद आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे करे थे जो ठीक है, image कोई बात वाले नहीं। थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साइड वाला हो गया और एक नीचे वाली इमेज हो गई। हाँ, हाँ, ठीक है। बॉर्डर इमेज होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन 100 में से? सर मैंने 80 अटेम्प्ट करे हैं। 80 अटेम्प्ट करे, अच्छा अटेम्प्ट करके Reasoning में कितने वेरी कराए हैं? एक गुड। एक करके सब्जेक्ट वाइज। आपने जीएस में कितने अटेम्प्ट करे हैं? सर जीएस मैंने 10 अटेम्प्ट करे हैं। सर 10? जीएस मेरी इतनी अच्छी नहीं है। यस सर। ओहो ये तो काफी कम हो गए। रीजनिंग में? रीजनिंग में 22। 22। मैथ में? यस सर। मैं भी आई थिंक 20। और इंग्लिश में? सर नहीं सर, सॉरी 20 नहीं सर, आई थिंक 23 मैंने अटेम्प्ट करे हैं। 23 यस सर, 23 मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट करे हैं, इंग्लिश में 24 अटेम्प्ट करे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बताया और बाकी बच्चों के काफ़ी काम आएगा ये। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। मतलब
मतलब कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो जो चीज़ें हम बता रहे थे सर अभी भी, तो वो लगभग वैसे ही आप लोग को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए हम लोग आपको वापस लेके चलेंगे और आप लोग को अभिनंदन सर, मैथ्स में आगे एक बार देखना चाहेंगे आप, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें हैं सर यहाँ पे, बहुत अच्छे से बच्चों की हेल्प करेंगी सर यहाँ पे ये कि देख रहे हैं सर टाइम एंड वर्क के बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए हम आपको ये भी कहेंगे कि आप हमारी जो अड्डा 24/7 हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप जरूर विजिट करना, क्योंकि इस पर हमने आपके लिए ये क्वेश्चंस डलवाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये रियल क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आपका ये सिर्फ एक बच्चे के एक्सपीरियंस के क्वेश्चन नहीं है, जहाँ हमारी पूरी टीम ने बार बार बच्चों से कांटेक्ट करके और जो क्वेश्चन हमारी टीम ने 3-4 बच्चों से सुना फिर जाकर उसको यहाँ पर लिखा गया। तो आप इसको अगर देखेंगे तो मैं आपको ये पिछली शिफ्ट के हैं, पर ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी तो ये शिफ्ट खत्म हुई है, अभी इसके क्वेश्चंस बनने में टाइम लगेगा, पर ज़्यादा टाइम हम लेते नहीं है, 1-2 घंटे में आपके ये क्वेश्चन सारे रेडी हम कर देते हैं। तो आपके पास मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज के इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन आपको पहली शिफ्ट में देखने को मिला, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आपका एक क्वेश्चन आया, सिलेंडर का क्वेश्चन आया, एक डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन आया। तो अगली शिफ्टों के लिए ये भी आप तैयार रखिए कि जो हमारा डिसऑनेस्ट सेलर है, बेईमान दुकानदार है, इस पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, और ये हमारे पास अपना सर्कल का एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपको पूछी गई है सीधा सीधा, और एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, है ना, लड़के के, लड़कियों के और पूरी क्लास के, और आपसे पूछा है रेशो कि लड़के और लड़कियों का रेशो क्या होगा, आपसे ये पूछा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना। और आपको यहाँ कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 साइड्स आर 16 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द थर्ड साइड। ये मुझे थोड़ा कम भी समझ आ रहा है, इक्विलेटरल नहीं होगा, ये आइसोसेलस होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो तीनों साइड ही बराबर होती हैं, ठीक है, तो इसलिए आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। ये थोड़ा हो जाता है क्योंकि बच्चा बताता है तो वैसे टाइपिंग में भी एरर हो सकता है, तो आइसोसेलस कर लेंगे उसको। ये हमारे पास है वही टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, आप इसको कर लेंगे। और ये आपके पास है ना, ये क्वेश्चन नहीं पूरा नहीं होगा। और ये हमारे पास एक सर्कल का क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम का क्वेश्चन मतलब कोन का क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सीधा सीधा आ गया, देखो 0 उत्तर आ रहा है इसका, देखते पता चल रहा है ना। इसके बाद ये एक क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये हमारे पास 3D का क्वेश्चन है, और ये सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप अपना जाकर एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं, देख भी सकते हैं अड्डा 24/7 पर कि आपकी पूरे शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और ये सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, इंग्लिश, जीके, जीएस, है ना, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। इंग्लिश शानू सर आपको बताएंगे कि किस तरह का एग्जाम वहाँ पर देखने को मिला, जैसे एंटोनियम ऑफ फैटल पूछ लिया, नैरोस, मतलब सारा है, और आप हमारे साथ जुड़कर इसके सोल्यूशन भी पा सकते हैं। ठीक, चलिए। बिल्कुल, जैसा कि अभी अभिनंदन सर ने अपनी पूरी एक तरीके से सारी बातों में कंप्लीट कर दी बात है कि भाई फर्स्ट शिफ्ट में आखिरकार मैथ्स का लेवल क्या रहा, इवन इफ हमने यहाँ तक आपको दिखा दिया कि भाई क्वेश्चन क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हमारी जो है ना केवल फैकल्टीज़ की टीम ग्राउंड लेवल पर जाकर के मेहनत कर रही है, बल्कि जो हमारी कंटेंट राइटिंग टीम है वो भी ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रही है। और मेहनत ना केवल एक तरीके से कहने में, बातों में हो रही है, बातों के साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको दिख भी रही है कि हमने हर एक क्वेश्चन जो अभी आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, लगभग ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने हमने प्रॉपर बच्चों से डिस्कशन करने के बाद में टाइप करवा करके ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी बच्चा हमारे साथ नहीं जुड़ा, जुड़ जाइए। और दोस्त, अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, तो जैसे कि देखिए, अगर वकैब की बात करूँ तो एंटोनिम आपसे पूछा गया है फैटल का, ऑल थ्रिस्टिक वर्ड आपसे पूछा जा रहा है वकैब में, परोपकारी होता है, नैरो एस्केप आपको बिल्कुल सभी को मालूम होगा। अगर हम ईडियम की बात करें, बिग फिश टू फ्राई, आपको कई बार मैंने ईडियम कई बार क्लियर किया है। अगर आप मेरे साथ में 11 मिनट शो में या फिर जो हमारे रेगुलर सेशंस हुए हैं, रेगुलर क्लासेस हुई हैं, उनमें जुड़े होंगे तो आप पक्का डेफिनेटली ने देखते ही आप जो है उड़ा रहे होंगे। इसी प्रकार से आपकी इनएनजीएस की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, रेलिवेंट की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, और 2 क्वेश्चन आपके वॉइस के और 2 क्वेश्चन आपके जो है नरेशन के देखने को मिले हैं, जिसमें कि बच्चों का ये भी कहना है कि सर जो वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जा रहे हैं, आराम से ऑप्शंस को देख करके हम बना ले जा रहे हैं। तो दोस्त, आज की जो हमारी सेकेंड शिफ्ट रही वो भी हमने आपके सामने डिस्कस करी, और जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे वो भी बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं। ठीक है जी, अभी जो आपकी इंग्लिश के क्वेश्चंस रहे वो ये रहे, और प्लस अभी हमारी टीम बात कर रही है बैकएंड पर, जैसे ही क्वेश्चंस हमें बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाते हैं तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करके फिर क्वेश्चंस को हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करा देंगे। और साथ ही साथ शाम को मैं एक सेशन लेकर के आ जाऊंगा जिसमें कि मैं तीनों शिफ्टों का संपूर्ण निचोड़ आपके सामने
जो है क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ ना केवल मैं बल्कि हमारे नवदीप सर, हमारे विनय तिवारी सर, हमारी पूरी टीम आज इसी जिम्मेदारी को निभा रही है कि भाई अभी तक जो हमने आपके साथ में जम करके मेहनत की है रात दिन, उस मेहनत को वास्तव में जमीनी लेवल पर पहुंचाने का आज दिन है। आज का दिन बेहद खास है, ना केवल आपके लिए बल्कि हमारे लिए भी, क्योंकि एग्जाम केवल आपका नहीं हो रहा, ये एग्जाम हमारा भी। अगर हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है तो बेटा शायद जितनी खुशी आपको होती है उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हमें भी हो रही होती है कि भाई ये आपकी सफलता नहीं होगी, ये हमारी भी सफलता होगी। तो प्यारे दोस्त, हमारे साथ जुड़े रहो बिंदास तरीके से। और अभी नवदीप सर भी आपके सामने आने जा रहे हैं कि भाई क्या रहा, कैसे रहा। तो नवदीप सर, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। प्लीज नवदीप सर। हाँ जी दोस्तों, तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने तैयारी की और उस तैयारी का रिजल्ट भी बड़ा ही शानदार तरीके से आया। आप सभी लोगों ने एक बात देखी है और प्रॉपरली उसे समझी भी है कि एसएससी सीजीएल पे जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए, जो क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, वो लगभग आप सभी लोगों ने बाकायदा हमारी क्लासेस से पढ़े थे, उनको डिटेल में समझा था। और एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में। जैसे मुझे जो क्वेश्चंस अभी मिले हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, वो क्वेश्चंस मिले हैं। सबसे पहले दादोबा पांडुरंग के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो दोस्तों, दादोबा पांडुरंग जो है, दादोबा पांडुरंग के बारे में हम सभी लोग वैसे तो पढ़ाई करते हैं, आप सभी लोग जानते ही हो। और दादोबा पांडुरंग को हमने पढ़ा है, जाना है, समझा भी है। दादोबा पांडुरंग के बारे में मैंने आपको एक डिटेल और भी शेयर की थी और आपको बताया भी था दादोबा पांडुरंग के बारे में। ये डिटेल ये थी कि दादोबा पांडुरंग ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। इन्होंने प्रार्थना समाज को स्थापित करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब हम प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो दादोबा पांडुरंग के भाई का भी नाम आता है यहाँ पे, जिनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग ये दोनों भाई ही थे जिन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 1867 की जो हम लोग बात करते हैं वो 1867 की बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। सबसे पहले तो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 32 के बारे में क्वेश्चन पूछा जो इंपॉर्टेंट था। तो आर्टिकल 32 पिछले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, वो तो मुझे चलो ठीक है लिख करके मिला और बाकी उसके बारे में बताया गया। एक क्वेश्चन ये था कि पहला गोल्फ क्लब कब बनाया गया था, पहला गोल्फ क्लब कब बनाया गया, ठीक है, कब उसकी स्थापना की गई थी। तो ये है ना, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट गोल्फ क्लब जो है, पहला गोल्फ क्लब के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पॉइंट हमारे लिए बनता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं रॉयल कैलकाटा जो गोल्फ क्लब था, रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब, वो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब, तो ये महत्वपूर्ण गोल्फ क्लब था। और इसके साथ ही साथ हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चल करके देखो दोस्तों, फुटबॉल क्लब भी कैलकाटा में बनाया गया था ना 1872 में, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था सेशन हमारे लिए जो हम लोग इस पे पढ़ते थे। देन उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था विश्व मोहन भट्ट के ऊपर। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, विश्व मोहन भट्ट जो हैं ग्रैमी अवार्ड वाले, उनके ऊपर एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो विश्व मोहन भट्ट, ये पॉइंट याद रखिएगा, इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जो सेशन है, ग्रैमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। देन इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैंने एग्रीकल्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, टॉप मोस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट, टॉप मोस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट। और ये जो टॉप मोस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है, टॉप मोस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप लोग बाकायदा इसका नाम जानते हो, और इसका नाम क्या है? तो दोस्तों टॉप मोस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उसका नाम है राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान इस नंबर पर आ गया। तो ये राजस्थान जो है, राजस्थान यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी नहीं है टॉप में, अब पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब राजस्थान में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जो करंट अफेयर्स का डेटा है उसको थोड़ा सा अपडेट करके चला कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप करंट अफेयर्स को अपडेट करते चलेंगे ना, आपको नए नए जो भी डेटा हैं वो मिलते रहेंगे। मतलब सबसे बड़ा दालों का उत्पादक राजस्थान है। देन उसके बाद
क्वेश्चन एक तो आप सभी को पता है, एक रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपको आई थिंक एक क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया मुझे, पर वो मुझे एकदम 100% क्लियर नहीं है, बीसीसीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बीसीसीआई जो है वो बीसीसीआई महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई आप लोग जानते हो, भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई है। आई थिंक अगर इसकी स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा, कब स्थापित किया गया, तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी मुंबई, और मुंबई में ये सन 1928 में बन गया था, 1928। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है एक। बाकी इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो अभी हम लोगों ने देखा है ना, एक क्वेश्चन और है जो अभी हम लोगों ने देखा, वो था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। किसके बारे में था ये, तो याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में था। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए ये कब बना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में, 1973 में, ठीक है ना। और 1973, एक सेकेंड, हाँ 1973 में बना हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए था। उस समय 1411 टाइगर्स थे। और अभी टाइगर सेंसस की थोड़ी सी डिटेल जरूर याद रख लीजिएगा। अगर आपसे टाइगर सेंसस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टाइगर सेंसस आप 2022 वाली याद रखिएगा। 2022 की टाइगर सेंसस के हिसाब से 3167 टाइगर्स अभी मौजूद हैं। हालांकि एस्टिमेशन 2023 का भी है हमारे पास, लेकिन एस्टिमेशन जो है 2023 का जो भी है वो काउंटिंग नहीं है। तो 3167 टाइगर्स ये मान करके रखिएगा। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ हैं, मोस्ट टाइगर्स, तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी को इसीलिए टाइगर स्टेट बोला जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। एंड देन उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन में थोड़े बहुत पूछे गए थे, वो पूछा गया था महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। मैंने आपको महेंद्र वर्मन प्रथम का हमेशा बताया है और बार बार बताया है, शोर टेम्पल तमिलनाडु और महेंद्र वर्मन। कल की रात की क्लास में, कल रात की जो क्लास हुई है ना, रात वाली क्लास में महेंद्र वर्मन के बारे में, रथ टेम्पलों के बारे में मैंने बाकायदे आपको एक्सप्लेन किया था और उसी से आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने ये कहा आपको कि अगर रथ टेम्पल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कल एक्सप्लेन किया था, तो सोचिए आप कि वही महेंद्र वर्मन जो पल्लव राजवंश के हुआ करते थे, और इनको इस बात का श्रेय जाता है कि इन्होंने द्रविड़ शैली के टेम्पल्स बनाने शुरू किए। तो द्रविड़ शैली के मंदिर बनाने की परंपरा को सही तरीके से यदि किसी ने शुरू किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही हमारे महेंद्र वर्मन राजा हुआ करते थे। तो ये महेंद्र वर्मन एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व बन जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देन उसके अलावा एक सुदर्शन लेक के रिपेयरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर सुदर्शन लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने काफ़ी डिटेल में हमेशा एक्सप्लेन किया है। सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था, तो आप सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर हुआ करता था गुजरात का जिसका नाम था पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त ने ये सुदर्शन लेक को निर्मित करवाया था। तो सुदर्शन लेक को बनाया गया था जूनागढ़ में। और दोस्तों जूनागढ़ है गुजरात में। दो नदियां थीं, एक का नाम था पलाशनी नदी और एक का नाम था सुबर्णसिट्टा नदी। तो पलाशनी और सुबर्णसिट्टा ये दोनों नदियां बनाई गई और ये दोनों नदियां जोड़ी गई। और इन दोनों नदियों को जोड़ने के बाद पुष्यगुप्त ने आखिरकार यहां पे सुदर्शन लेक का फॉर्मेशन किया। फिर इसका जो रिपेयरिंग है, इसका रिपेयरिंग, फर्स्ट रिपेयरिंग अगर आपसे पूछा गया था तो यही क्वेश्चन ही आया था कि फर्स्ट रिपेयरिंग किसने करवाई सुदर्शन लेक की। तो ये बात लिखी हुई है जूनागढ़ के शिलालेख में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो जूनागढ़ का शिलालेख या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, यहां पर बकायदे इस बात का मेंशनिंग है कि पहली रिपेयरिंग करवाई थी रुद्रदामन प्रथम ने, रुद्रदामन प्रथम।
जिसको विक्रमी संवत स्टार्ट करने वाला राजा माना जाता है। और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ना संस्कृत में लिखा हुआ था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो रुद्रदामन प्रथम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, ये बात जरूर है कि ये बात लिखी कहाँ हुई है, तो ये बात लिखी हुई है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, जो कि मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा में ये इंस्क्रिप्शन है। ये मतलब कि संस्कृत में ये शिलालेख लिखवाया गया है। और इसकी दूसरी रिपेयरिंग सुदर्शन लेख की जो हुई है, दूसरी रिपेयरिंग के बारे में लिखा गया है कि जो स्कंदगुप्त हुआ करते थे, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय पर करवाई गई दूसरी रिपेयरिंग। स्कंदगुप्त का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था सुविशाख, और सुविशाख ने इसको रिपेयर करवाया। एंड ये बात एक शिलालेख में लिखी हुई है जिसका नाम है भीतरी शिलालेख। भीतरी इंस्क्रिप्शन के अंदर ये मेंशनिंग है, और ये भीतरी का शिलालेख भी स्कंदगुप्त के समय पर लिखवाया गया था, जिसमें हूणों को हराने के बारे में भी वर्णन किया गया है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हूणों को हराने के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हूण, जो हूणास थे, उन हूणास को भी डिफीट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। चलिए एक आध क्वेश्चंस जो हैं, एक आध क्वेश्चंस हमारे बच्चे भी हमें शेयर कर रहे हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, जैसे विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वीमेन एम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए, अगर आपसे विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया जाए, अगर महिलाओं के, है ना, महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात किया जाए कि महिलाओं का हमारे सेक्टर्स में कितना पार्टिसिपेशन है, तो ये बात याद रखिए कि ये क्वेश्चन में विमेन पार्टिसिपेशन में हिमाचल प्रदेश आगे आएगा। हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स जो है 47.4% के आसपास, हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स ये लगभग 47.4% के आसपास हिमाचल प्रदेश की है, ये बात आपको याद रखने हैं। और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इनका रूरल इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, तो इसके अलावा और तो मेरे ख्याल से चलिए, तो अभी मैं आपको आगे चल करके, हाँ, आगे चल करके मैं 3 बजे एक सेशन लेकर के आने वाला हूं। उस 3 बजे के सेशन में मैं आपको बताऊंगा बाकायदा डिटेल कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के, वो क्वेश्चंस के हिसाब से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, और उसका पूरा का पूरा जो डिटेल्ड एनालिसिस है, वो डिटेल्ड एनालिसिस भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग आज के सेशन को रखते हैं। जितना हमको क्वेश्चंस मिल सके उन क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया। अभी और भी रिसर्च करके 3 बजे आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। 3 बजे मिलेंगे पक्का, अभी दोपहर 3 बजे। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।